Good morning, students. This is the class for process costing, first class of process costing. Before discussing process costing, I will go to the previous classes which was discussed or from where process costing will arise. Okay, I will discuss somehow 5 minutes, taking 5 minutes about for discussing what is the previous page of previous process costing. After that, we will discuss all the process or how the process costing will be prepared. Okay, listen. In case of what you mean by always, we have to consider four terms in cost accounting. One is cost, second one is costing, third one is cost accounting, fourth one is cost accountancy. ऑलरेडी मैं नो ये सब एकदम अच्छे से हम लोग डिस्कशन किए थे. आई विल फोकस ऑन वन टर्म कॉस्ट. Cost means the amount of money or money's worth sacrificed to get a product. Costing means the techniques of finding and cost of a product. क्या बोल रहा हूं अच्छे से सोचो. What do you mean by costing? Costing is the techniques or costing is the method by which we will find an cost of a product. फिर से बोल रहा हूं. तो कॉस्टिंग का पर्पस क्या था? एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हो रहा है उसको हमको निकालना था. किसमें? प्रोसेस कॉस्टिंग में. तो ये क्या बोल रहा है देखो कि जो हमारा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, पहले हमको इसको खत्म करना पड़ेगा. 1 मिनट लगेगा, फिर हम उसमें जाएंगे. ये कौन सा क्लास है हमारा? प्रोसेस कॉस्टिंग फर्स्ट क्लास. हाँ, फर्स्ट क्लास. Before discussing process costing, from where process costing arise, we have to study that one. Okay, methods of costing में 7 टाइप का मेथड था. फर्स्ट वन क्या था रे? जॉब कॉस्टिंग. सेकेंड पार्ट क्या था? बेच कॉस्टिंग. थर्ड वन था जॉब हो गया, नेक्स्ट वन बेच हो गया, नेक्स्ट वन यूनिट कॉस्टिंग. याद है आप लोग को? यूनिट कॉस्टिंग का हम लोग और क्या बोलते थे? आउटपुट कॉस्टिंग. इतना दिमाग में बेसिक चीज एकदम फिक्स करके रखो. यहां जो भी चीज पढ़ोगे इसको याद करके आपको पढ़ना होगा. फर्स्ट क्लास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज प्रोसेस कॉस्टिंग. इसको फिफ्थ में लिख लो. फोर्थ वन हम लोग क्यों लिखे ना बाद में बताऊंगा. फोर्थ वन ले लो सर्विस कॉस्टिंग. फिफ्थ वन इज प्रोसेस कॉस्टिंग. सिक्स्थ वन इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. मैं थोड़ा हैपोजिट मैनर में लिख रहा हूं, अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे. सेवेंथ वन इज मल्टीपल कॉस्टिंग. ओके, तो पहले इसको क्या बोल रहा है? फर्स्ट हमको जॉब कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, बैच कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, यूनिट कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग. इसका मतलब है इफ द प्रोडक्ट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ जॉब कॉस्टिंग. जॉब में क्या बोल रहा था रे कि एवरी आउटपुट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मतलब सोच लो मेरे पास दो टाइप का जॉब है, जॉब 1, जॉब 2. जॉब 2 का जितना कॉस्ट है, मतलब जॉब 2 में मेरा डायरेक्ट मटेरियल इतना लगा, डायरेक्ट लेबर इतना लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना लगा, फैक्ट्री ओवरहेड इतना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इतना. तुम क्या करो, नॉर्मल हमारा जो क्या होता था कॉस्ट शीट, आप लोग को याद होगा, हम लोग एकदम नीट एंड क्लीन में कॉस्ट शीट पढ़े थे. बाय हैविंग रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस टू सेकंड जॉब वी हैव टू रिकॉर्ड कॉस्ट शीट. हम लोग को अगर जॉब कॉस्टिंग करना पड़ेगा उसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है हमको कॉस्ट शीट करना पड़ेगा. जॉब 2 के लिए सेपरेट कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो, जॉब ए के लिए सेपरेट कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो. इसका जितना होगा इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट सेंटर. याद है ना आप लोग को मैंने बताया था एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जॉब कॉस्टिंग, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि भाई जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है. जॉब कॉस्टिंग में एक चीज होता है कि हमको कॉस्ट सेंटर के लिए कॉस्ट निकालना पड़ेगा. इन केस ऑफ जॉब कॉस्टिंग the each and every different job is in cost center for different. ये बोल रहा है कि भाई एक कॉस्ट सेंटर कहाँ होगा? एक जॉब के लिए कॉस्ट सेंटर वही है. फर्स्ट जॉब के लिए कॉस्ट सेंटर पूरा एकदम वन जॉब है, सेकंड के लिए सेकंड कॉस्ट. मतलब there is a no combination expenses is there. जो भी एक एक्सपेंसेस होगा कॉम्बिनेशन 2 और एक को एकदम कंबाइनली नहीं चार्ज होगा, एकदम अलग अलग होगा. क्योंकि भाई जॉब 2 मतलब सोच लो मैं मेरा बर्थडे का कार्ड बना रहा हूं,
मेरा दोस्त मेरा एक कोई आदमी में मेरा पड़ोस वाला भी आके उसका भी बर्थडे का कार्ड बना रहा है, वेदर देयर इज एन कॉमन एक्सपेंसेस बिटवीन मी एंड हिम और हर, नहीं कॉमन एक्सपेंसेस कभी नहीं होगा, क्योंकि भाई मेरा बर्थडे का और कौन सा दिन है, उसका बर्थडे और कौन सा दिन है, एक्सपेंसेस कभी भी कॉमन नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो जो जॉब 2 का कॉस्ट है उसके लिए एक अलग से कॉस्ट शीट बनाओ, जॉब 1 का कॉस्ट है उसके लिए अलग से कॉस्ट शीट बनाओ, मेरा जॉब 2 का कॉस्ट निकल जाएगा, जॉब 1 का कॉस्ट निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? वैसे ही ले लो बेच, एक बेच में 2 बेच है मेरा, बेच 2, बेच 1। बेच 1 का जितना कॉस्ट होगा पूरा बेच 1 का कॉस्ट निकालो, सोच लो बेच 1 का कॉस्ट हो गया 1000, वही कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो। बेच 1 में कितना रॉ मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना एक्सपेंसेस लगा, कितना क्या लगा, सबके लिए मुझे क्या करो, अलग अलग चीज डाल दो। बेच 1 के लिए कितना खर्चा हुआ, बेच 2 के लिए खर्चा कितना हुआ। बेच 1 में सोच लो आउटपुट 100 यूनिट है, टोटल कॉस्ट इन बेच 1 इज 1000, आउटपुट यूनिट इज 100, दोनों को डिवाइड कर लो, कितना कॉस्ट आ रहा है, ₹10 is there, so ₹10 is the cost of each and every output of the batch 1। ये बोल रहा है बेच 1 में जितना आउटपुट निकलेगा सब आउटपुट का प्राइस कितना होगा, ₹10 होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तभी बेच 2 में सोच लो मेरा कितना प्रोडक्ट निकल रहा है, 50 प्रोडक्ट निकल रहा है, कितना लग रहा है, 50,000 लग रहा है, तभी कॉस्ट कितना आएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 50, 1000 मेरा कॉस्ट आ गया। मतलब रेस्पेक्टिव बेच का कॉस्ट निकालो बाय प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, जितना यूनिट है डिफरेंस कर दो, बात खत्म। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट वन इज यूनिट कॉस्टिंग, वही होता है यूनिट कॉस्टिंग, मतलब पूरा फैक्ट्री का कॉस्ट निकालो, पूरा फैक्ट्री का कॉस्ट ले लो 1 लाख, ओके। तभी मेरा उस दिन में उस पूरा यूनिट के लिए सोच लो मेरा पर यूनिट मतलब पूरा साल में चलता है, साल में मेरा टोटल ये मंथली में कैलकुलेशन करता हूं, मेरा मंथली 1 लाख का खर्चा हो रहा है, आउटपुट कितना है सोच लो 5000 का आउटपुट है, दोनों को डिवाइड करो 5, ये हो गया 20, पर यूनिट कॉस्ट 20 हो गया। मतलब वेदर इट इज एन जॉब कॉस्टिंग, whether it is in batch costing, whether it is in unit or output costing, all these 3 method will contain the preparation of cost sheet only। is that clear? दिमाग में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? by the help of cost sheet we will prepare job costing, batch costing, unit और output costing, जितना होगा हम उतना देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तीनों को बात खत्म कर रहा हूं इधर, पहले से देखो इधर, ये तीनों का बात हो गया, जॉब, बेच, यूनिट। अब भी मेरा क्या है, सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग हम लोग अब तक पढ़े नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। सर्विस कॉस्टिंग है 2 टाइप का कॉस्ट होता है। पहला तो एक डाउट दिमाग में मत लाओ कि सर अगर ये तीनों के लिए हम लोग कॉस्ट शीट में काम हो रहा है, ये चारों के लिए कॉस्ट शीट में क्यों काम नहीं होगा? मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे सुनो। अगर यूनिट के लिए, जॉब के लिए, कॉस्ट के लिए जो मेरा बेच कॉस्टिंग था, ये तीनों में अगर by the applications of cost accounting I am finding my cost of an product, what is the problem of these 3 methods, because of why I will not find out in case of cost sheet? ये तीनों का क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से यहाँ कॉस्ट शीट अप्लाई नहीं हो रहा है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? In case of these 3 factors, whether it is an unit costing, whether it is an batch costing, whether it is an unit costing is there, job costing is there, batch costing is there, these above 3 is containing equal and similar type of cost, or the total cost is divided into 2 types, but 3 types: material, labor, overhead. That's why in case of these above 3 formula or 3 methods, cost sheet will apply. But in case of service costing, the service provider is differentiate his cost into 2 types। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा दिमाग में फोकस डालो। ये बोल रहा है कि जब मेरा जो 3 प्रीवियस सिस्टम था, वेदर जॉब कॉस्टिंग का बात ले लो, यूनिट कॉस्टिंग का बात ले लो, बेच कॉस्टिंग का बात ले लो, तब भी मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी पर्सन है, जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो जॉब, बट जो बेच प्रोवाइड कर रहा है, बट जो यूनिट प्रोवाइड कर रहा है, उसके हिसाब से कॉस्ट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वन इज मटेरियल, सेकंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज एक्सपेंसेस। दैट्स व्हाई the thing will be prepared by the help of cost sheet, क्योंकि cost sheet भी वही बात बता रहा है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और ओवरहेड। वैसे के लिए वो जो 3 चीज के लिए वही सेम चीज था, इसीलिए वहां हम लोग क्या किए, कॉस्ट शीट प्रिपेयर किए। बट इन केस ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, द सर्विस प्रोवाइडर इज डिफरेंशिएट हिज कॉस्ट इनटू 2 टाइप्स।
पॉइंट वन इज स्टैंडिंग कॉस्ट, सेकेंड वन इज मेंटेनेंस कॉस्ट, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रनिंग कॉस्ट। मतलब सोच लो, जॉब कॉस्ट में एक सिंपल सा बात सोच लो, मैं किसके पास जा रहा हूं, एक एक्सपेंसेस का, मैं किसके पास जा रहा हूं, कार्ड छपाने के लिए जाता हूं, प्रिंटिंग करने के लिए जाता हूं। जब मैं कार्ड प्रिंटिंग के लिए गया मेरे बर्थडे के लिए, वो बोलेगा क्या, मेरा साल भर गाड़ी का बिजनेस नहीं हुआ है, अच्छे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा साल भर साल भर प्रिंटिंग मशीन काम नहीं किया था, तुम फर्स्ट आए हो, साल का एक्सपेंसेस तुमको लगाऊंगा, कभी नहीं बोलेगा ये, समझ में आ रहा है। बट इन केस ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, वो बोल रहा है कि भाई जो रेनी सीजन का 4 मंथ होता है, तभी वो 4 मंथ में मेरा बिजनेस कुछ नहीं होता है, जीरो होता है, उसके हिसाब से वो साल का एक्सपेंसेस बाकी 8 महीना में निकालने की कोशिश करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे सुनो फिर से। साल में अगर सोच लो, पूरा ईयर में 12 साल होता, 12 मंथ होता है, 12 मंथ में मेरा 8 जो मंथ है वो एक्टिव बिजनेस है, जो 4 मंथ बिजनेस है वो 4 मंथ में कुछ बिजनेस नहीं होता है, बस एकदम खाली जाता है। तो यह क्या बोलेगा कि भाई जो 8 मंथ का जितना खर्चा होगा, इट इज नोन एज स्टैंडिंग कॉस्ट, और 4 मंथ का कॉस्ट होगा जो जो खर्चा होगा कि गाड़ी खड़े रहने से भी मेरा होगा। सोच लो मैं गाड़ी को लेके किधर स्टॉप में रख रहा हूँ, उसका खर्चा होगा, गाड़ी जो परचेज करने के लिए जो खर्चा होगा ये भी खर्चा होगा। सो दोज कॉस्ट विल बी स्टैंडिंग कॉस्ट, तुम गाड़ी बिजनेस करो या ना करो, गाड़ी को चलाओ या ना चलाओ, उतना खर्चा। लाइसेंस का जो फीस होगा, ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, या गाड़ी का जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाइसेंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस, ये सब तुम गाड़ी चलाओ या ना चलाओ उतना तक होगा। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसके हिसाब से ये क्या कर रहा है, स्टैंडिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट का दो कॉस्ट किया था। समझ में आ रहा है। इसको भी हटा देता हूँ, सर्विस कॉस्टिंग क्यों नहीं हुआ, बिकॉज द कॉस्ट इज नॉट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इन केस ऑफ सर्विस कॉस्टिंग the cost is divided into 2 types, one is standing cost, next one is running cost or maintenance cost। समझ में आया। नेक्स्ट वन आई विल गो फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बोलोगे भाई प्रोसेस कॉस्टिंग सर क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने एक चीज आपको एकदम क्लैरिफाई किया था, प्रोसेस कॉस्टिंग द कॉस्ट सेंटर इज ईच एंड एवरी प्रोसेस। दिमाग में फोकस डालो, ईच एंड एवरी फोकस, ईच एंड एवरी प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस जब खत्म हो गया तब भी मेरा कितना खर्चा हुआ है वो मुझे चाहिए। भाई कॉस्ट शीट में तो ऐसा बात नहीं था, कॉस्ट शीट में बोल रहा है तेरा पूरा कितना खर्चा हुआ मटेरियल डाल, पूरा लेबर कितना खर्चा हुआ डाल, पूरा एक्सपेंसेस कितना खर्चा हुआ डाल। बट मेरा प्रोसेस कॉस्टिंग बोल रहा है भाई मुझे पूरा कॉस्ट नहीं चाहिए। तो इस प्रोसेस के लिए सोच लो, मेरा शुगर का बिजनेस है, शुगर में लेबर 3 जगह लगता है। लेबर एक लगता है शुगर को लेके, मतलब शुगर केन जूस निकालना पड़ेगा, जूस के बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फिर उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, रिफाइनिंग करना पड़ेगा। 3 प्रोसेस है, तो तुम 3 लेबर कैलकुलेशन करके डालोगे तो पंगा हो जाएगा। वो बोलेगा भाई तेरा तीनों प्रोसेस के लिए लेबर क्यों डाल रहा है, मुझे तो अलग अलग 3 का चाहिए। अलग अलग 3 के लिए मैं अलग अलग कॉस्ट शीट नहीं बना पाऊंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग का एक अलग फॉर्मूला होता है, अलग फॉर्मेट होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे सुनो। कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर दी टोटल आउटपुट। एक आउटपुट के लिए टोटल कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना एक्सपेंसेस लगा, तो मैं फटाफट बता देता। शुगर के लिए कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना एक्सपेंसेस लगा रहे। बट शुगर बिजनेस ये बोल रहा है कि भाई तू बता कि शुगर केन जहां से आया, शुगर केन जूस के लिए कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना एक्सपेंसेस लगा। फिर शुगर केन जूस से शुगर बनने के लिए उधर कितना मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितना एक्सपेंसेस चाहिए, तब बता। फिर शुगर केन जूस को प्रोसेसिंग करके फिर उसको मेरा जो फाइनल शुगर के लिए प्यूरिफाई करने के लिए वो कितना मटेरियल लगा, लेबर लगा, एक्सपेंसेस लगा, वो बता। अगर 3 प्रोसेस हो गया तो आदमी दिमाग खराब हो जाएगा। भाई मैं 3 कॉस्ट शीट बनाऊं, 3 कॉस्ट शीट बनाने से सोच लो यहाँ कुछ सेल हो रहा है, यहाँ कुछ सेल हो रहा है, यहाँ कुछ सेल हो रहा है, मैं प्रॉफिट तीनों में यहाँ क्या रखूं, यहाँ क्या रखूं, यहाँ क्या रखूं, दिमाग खराब हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटेंट का। इसलिए वो बोला प्रोसेस कस्टिंग के लिए मैं और एक टाइप बताता हूं, उसको प्रोसेस कस्टिंग हम लोग अलग से पढ़ेंगे कैसे होता है। आई थिंक समझ में आओगे क्यों हम लोग प्रोसेस कस्टिंग अलग से पढ़े, यूनिट बेस्ड जॉब क्यों अलग नहीं पढ़े। समझ में आ रहा है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग हम लोग फिर से आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में क्यों पढ़ रहे थे ये। ओके, आई विल गो फॉर प्रोसेस कस्टिंग। इतना दिमाग पे आ गया होगा हम लोग को प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों अलग पढ़ना है। समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोसेस कॉस्टिंग विल बी अप्लाइड एट दैट पॉइंट वेयर द फाइनल प्रोडक्ट बिफोर गोइंग एनी 2 or more प्रोसेसेस। फाइनल प्रोडक्ट होने के लिए मुझे मोर देन 1 प्रोसेस चाहिए, तभी मैं क्या करूं, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करूं।
फाइनल प्रोडक्ट एक में आ जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो, प्रोसेस कॉस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर से बोलो, क्या बोल रहा हूं मैं कि when the product or final product is going in single process, it is not required to do process costing, it is required by simple cost sheet। क्योंकि भाई रॉ मटेरियल डाल, लेबर डाल, एक्सपेंसेस डाल, फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर। अगर तेरे पास प्रोसेस दो से मोर प्रोसेस है, व्हेन द प्रोसेस इज मोर देन वन, और टू प्रोसेस है, थ्री प्रोसेस है, तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन बोल रहा है कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा, कि भाई ये अजीब चीज होगा? कुछ अजीब चीज नहीं होगा, सिंपल सा चीज होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग जब प्रिपेयर करेंगे, अभी प्रिपेयर करेंगे, देखो एक मैं नॉर्मल फॉर्मेट लेता हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग का, फिर बाद में हम डिस्कशन करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग, तुम बोलोगे सर क्या अलग चीज डालेंगे? कुछ अलग चीज नहीं डालेंगे भाई, सेम टू सेम चीज, वो जहां जो जो चीज डाल रहे थे वही डालेंगे। देखो पहले 2 यूनिट में डालूंगा, ये मत बोलना कि सर 2 यूनिट इधर क्यों डाल रहे हो, क्योंकि हमेशा मैं बोल रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन कंसेप्ट वेयर द मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी एक्सपेक्ट विल बी डन। तुम बोलोगे सर कॉस्ट शीट में तो आपने नहीं बताया था मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी टर्म, कि भाई कॉस्ट शीट में फाइनल आउटपुट में नहीं मिलता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में एकदम अच्छे से हमको लिखना पड़ेगा कि मैंने कितना यूनिट मटेरियल डलवाया, उसमें से आउटपुट कितना मिल रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, सब कुछ एक एक वर्ड को समझते जाओ, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं क्या करूं, इसको यूनिट भी लिखूंगा, इधर क्या लिखूंगा, अमाउंट लिख लो, इधर भी लिख लो यूनिट, इधर लिख लो अमाउंट। मतलब मैं कितना यूनिट मेरा डल रहा हूं, आउटपुट कितना निकल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट पहले लिखो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम रॉ मटेरियल, मेरा कितना यूनिट है, अमाउंट कितना है। ओके क्लियर? पिछले स्टॉक से किधर आया, क्या है मेरा ओपनिंग स्टॉक, वो लिख लूंगा। नेक्स्ट वन टू मटेरियल परचेज्ड। अब भी मुझे बताओ यूनिट कॉलम में कितना डालूं? यूनिट कॉलम में कुछ नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं सॉरी मटेरियल परचेज्ड भी डालो, इतना परचेज हुआ, इतना उसका कॉस्ट है। मैं जब लेबर का बात लू, यहां कुछ नहीं डालूंगा यूनिट कॉलम में। क्यों नहीं डालूंगा? कि भाई मैं जब मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सोच लो मुझे क्या बनाना है रे, ये जो मार्कर पेन है, मैंने आउटपुट निकल गया, मतलब ये प्लास्टिक मेरे पास आ गया, मैं कहां से परचेज करके ला रहा हूं। उसके बाद उसको मैं क्या करूंगा, उसके अंदर एक इंक डलवाऊंगा, फिर इसको फर्निशिंग करके स्टिकर डालूंगा, 2 प्रोसेस से। जब प्लास्टिक में लाऊं तभी मैं लिखूंगा कि भाई मैं इसमें 500 का प्रोसेस, 500 का प्लास्टिक्स यूज किया। फिर से सुनो 500 का प्लास्टिक यूनिट यूज किया। मैं जब आउटपुट निकालू तभी मुझे दिमाग में रहना चाहिए कि भाई मैं 500 इनपुट किया, वो आउटपुट अगर 500 आ रहा है तो मेरा सही है, अगर 500 नहीं है, किधर बिगड़ जाता है, तो मेरा नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस आता है, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि लेबर इज नॉट इन यूनिट, मटेरियल यूनिट। क्यों मटेरियल? फिर से तुम क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको पहले क्लास पे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं बोला था कि भाई इन आउटपुट टोटल मटेरियल इज अराउंड 70 to 75% कॉस्ट। लेबर को फोकस डालने के लिए जरूरत नहीं है, मटेरियल पे बचाओ, 70 से 5 रुपया बचा लो, बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है? तुमको बचत करना है, किस में तुम बचत कर पाओगे? मटेरियल का ज्यादा खर्चा होता है, मटेरियल पे बचत करो। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तभी मैं मटेरियल क्वांटिटी में लिखूंगा, लेबर एक्सपेंसेस क्वांटिटी में नहीं चाहिए, क्योंकि वो आउटपुट जो निकलेगा विदर सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट, तभी मेरा यूनिट पे ही निकलेगा, लेबर का कोई तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं बोलूं भाई 2 मार्कर है, मैं बोल सकता हूं कि 2 मटेरियल खर्चा हुआ है, तुम बोल पाओगे इसमें कितना लेबर काम किए? 5 लेबर काम किए, 10 लेबर काम किए, 20 लेबर काम किए, क्या क्या काम किए, तुमको पता नहीं होगा। बट मैं जब बताऊंगा तुम क्या बोलोगे, भाई 2 units of material is used on that product, but 2 unit of whether 2 unit of labor or 5 unit of labor or 1 labor will be coming 2 products, में बता नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को एकदम अच्छे से डिस्टिंग्विश करके यूनिट वाइज लिखना पड़ेगा। ओके, टू ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, टू मटेरियल परचेज, टू लेबर, टू एक्सपेंसेस जो भी खर्चा हुआ। नेक्स्ट वन टू अदर एक्सपेंसेस related to that product। ये दोनों फर्क क्या है?
एक्सपेंसेस में सब खर्चा डाल दूंगा। अदर एक्सपेंसेस मतलब सोच लो वो प्रोडक्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब वेस्टेज कुछ हो गया, बट डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करवाया, वो भी मेरा क्या होगा, इसमें आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज टू प्रॉफिट। मैं ए प्रोसेस में सेकंड प्रोसेस को देने के लिए प्रॉफिट क्या ले रहा हूं, प्रॉफिट भी मुझे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट वन चलते हैं। यहां सबसे पहले आएगा बाय नॉर्मल लॉस। कितना नॉर्मल लॉस हो रहा है, अमाउंट कितना है? बाय एबनॉर्मल लॉस। यहां और एक चीज आएगा रे, टू एबनॉर्मल। मैं इधर लिख रहा हूं गेन, बट द गेन वर्ड इज नॉट करेक्ट। मैं क्यों ये करेक्ट नहीं है मैं बाद में बताऊंगा, अभी ही गेन लिखो, क्योंकि जब मैं लॉस लिखूंगा तभी मेरा प्रॉफिट हो रहता है, मुझे गेन ही लिखना है। क्यों नहीं लिखना बाद में लिखेंगे, इधर एग्जांपल में गेन ही लिखो। नेक्स्ट वन इज टू प्रॉफिट। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। देखो नॉर्मल लॉस यूनिट पाएगा, कितना यूनिट नॉर्मल लॉस पे गया, एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट एबनॉर्मल लॉस पे गया। नेक्स्ट वन इज बाय सेल ऑफ स्क्रैप, SCRAP, सेल ऑफ स्क्रैप। कितना मैंने स्क्रैप सेल किया, कितना पैसा मिला, वो भी किधर आएगा, एबनॉर्मल आएगा। नेक्स्ट वन इज बाय, ये क्या हो गया, एबनॉर्मल। और बाय लॉस तो नहीं होगा, हम लोग नेक्स्ट यूनिट में दे रहे हैं बाय प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस लिख लो, डायरेक्ट बात खत्म। नेक्स्ट प्रोसेस में मेरा कितना आउटपुट जा रहा है, थोड़ा सा फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं, जब प्रॉब्लम आएगा आप लोग को याद होगा। दिमाग में एक चीज डालो, जो भी खर्चा हो रहा है इधर डालो, जो भी इनकम या लॉस हो रहा है तभी इधर। तुम बोलोगे सर भाई नॉर्मल लॉस लिखा है, आप लोग क्रेडिट साइड में तो ऑलवेज इनकम ही डालते हैं। भाई नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस इज आल्सो इन पुट अंडर इनकम साइड। याद करो ट्रेडिंग अकाउंट में जब लॉस बाय फायर होता था, आप लोग किस हिसाब से ट्रीटमेंट करते थे, उसको सेल के हिसाब से ट्रीटमेंट होता था। मतलब पुट विल बी क्रेडिट साइड ऑन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तब भी मैंने उस टाइप में परचेज किया। एकदम ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट ये है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, to material purchase, to labor, to expenses, to other expenses required, to abnormal gain, to profit। इधर आएगा बाय नॉर्मल लॉस। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो एबनॉर्मल गेन क्यों मैं बॉक्स किया कि इसका एक इफेक्टिव नाम है, उसका अलग मैं बताऊंगा, 5 मिनट के बाद बताऊंगा। नेक्स्ट वन बाय सेल ऑफ स्क्रैप, नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, फटाफट नोट करवाओ इसको, 1 मिनट टाइम है, फटाफट नोट करवाओ। ओके हो गया शायद। अभी हम एक लोग क्वेश्चन करते हैं, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ ही आप लोग क्वेश्चन लिखे चलो, फिर मजा आएगा। मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, पर मैं क्वेश्चन लिखने के लिए क्यों प्रिफर कर रहा हूं आपको पता होना चाहिए। क्या एक बार क्वेश्चन लिखोगे ना दिमाग में फिक्स हो गया क्या क्या चीज है मेरा क्वेश्चन में। ओके देखो क्या बोला है, सिंपल प्रिपेयर process costing of x y and z। 3 प्रोसेस है, x पहला वाला, सेकंड वाला y, प्रोसेस x, प्रोसेस y, प्रोसेस z। वो बोला है कि तीनों का प्रोसेस कॉस्ट निकालो। पहला चीज दिया है, इधर दे दिया प्रोसेस x y z। क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल लिख लो 15,000, 9,000, 7,000। मेरे साथ ही आप लोग लिखते चलो नोट में 7,000। डायरेक्ट लेबर 7,000, 6,000। next one is 4,000। direct expenses 4,000, 5,000,
3000। फिर क्या बोला है ये, the indirect expenses were 5100, the indirect expenses was 5100 for the period। ये बोल रहा है कि indirect expenses मेरा कितना हुआ है 5100, मतलब this one is the common cost which will be divided into x by z। कौन सा रेशियो में हुआ हम लोग 1 मिनट में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वन बोल रहा है, ओ वही बोला है, फाइंड आउट कॉस्ट इन यूनिट। नहीं दिया है क्या, ये है रे, ये जो यूनिट मटेरियल है ये सोच लो 100 यूनिट है, 100 यूनिट का मटेरियल दिया, 100 यूनिट का कॉस्ट है 15,000। यहाँ जो डायरेक्ट लेबर उसमें मटेरियल लगा वो एडिशनल मटेरियल है और एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लगेगा। ओके, फाइंड आउट द कॉस्ट इन ईच प्रोसेस। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। वो क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्टिंग ऑफ XYZ एंड फाइंड आउट कॉस्ट इन ईच प्रोसेस। एक एक यूनिट का कॉस्ट निकालो। क्या बोला, प्रोसेस XYZ, प्रोसेस X में कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल 100 यूनिट इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसका आउटपुट 15,000 यूनिट है। ओके, Y का यूनिट 9,000 है, Z का 7,000 है, मतलब इतना लेबर लगा है, सॉरी मटेरियल लगा है। डायरेक्ट लेबर में क्या बोला है 7,000 का एक्सपेंसेस है, 6,000 का है, 4,000 का है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000, 5,000, 3,000। another expenses was there 5,100। इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सेग्रीगेट करेंगे। 1 मिनट में हम लोग इसको करते हैं। पहले क्या करो, जो प्रोसेस कॉस्टिंग का मैंने फॉर्मेट बनाया था, एक प्रोसेस कॉस्टिंग एक्स के लिए करो, वाई के लिए और जेड के लिए, तीनों प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट मुझे चाहिए। देखो फटाफट में करवाता हूँ। आ जाएगा इतने में। फटाफट 3 अकाउंट प्रिपेयर करो। वन इज फॉर प्रोसेस एक्स, सेकंड वन इज फॉर प्रोसेस वाई, थर्ड वन इज फॉर प्रोसेस जेड। This one is process X, process Y, process Z। मैंने बोला था ये क्या होगा, तीनों में और नहीं लिखता हूँ, एक ही में लिख देता हूँ, पर्टिकुलर्स। यहां भी आके लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स, इधर भी पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी, नेक्स्ट वन इज टोटल, इधर भी पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, टोटल। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अभी देखो प्रोसेस वन में मैं जिसका जो खर्चा वही डालता हूँ। प्रोसेस एक्स में 3 चीज खर्चा है। पहला हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही लिखता हूं। टू डायरेक्ट मटेरियल, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ, 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ, कितना खर्चा हुआ है 15,000। डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लिख लेता हूं 7,000। तुम बोलोगे सर यूनिट कॉलम में कुछ नहीं डाले, मैंने एग्जांपल का पेन लेके बताया था। 2 मटेरियल है, लेबर कितना खर्चा हुआ है तुम बताओ, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। इसलिए डायरेक्ट मटेरियल शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन यूनिट, क्योंकि हमारा आउटपुट जितना बढ़ रहा है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, लेबर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट वन, टू एक्सपेंसेस कितना है रे 4,000। नेक्स्ट वन, अभी एक काम करता हूं, देखो 5,100 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किधर, ये जो एक्सपेंसेस है कंबाइंड एक्सपेंसेस है 3 प्रोसेस के लिए। 5,100 को 4:5:3 में डिवाइड करो। 4 5 कितना हो गया रे, 4 5 9, 9 + 3 12। कैलकुलेटर किधर है रे, कैलकुलेटर देख तो,
ये मोबाइल देख लॉक खोल। देखो इधर क्या क्या हुआ है, देखो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक चीज दिमाग में हमेशा रखो कि ऑलवेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमेशा लोग यही प्रॉब्लम करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4:5:3 में डाल देते हैं। ये गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। वैसे करके एक इंटू लगाओ, मतलब आपको याद आएगा एग्जाम टाइम पे, भाई ये गलती मुझे नहीं करना है। ऑलवेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में मेंशन हुआ है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, तभी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तभी डायरेक्ट लेबर में डिस्ट्रीब्यूट करो। फिर से बोल रहा हूं, if in a question anything is not mentioned to distribute indirect expenses, always indirect expenses will be distributed as per labor expenses. okay, तो लेबर का क्या रेशियो है, 7:6:4। 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ रहा है, देखो 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13 प्लस 4 17। 5100 डिवाइडेड बाई 17 कितना आ गया रे, 300। 300 इंटू 7 कितना आ गया, 2100। इसको फिर से निकालो, 5100 इंटू 6, 6 बाई 7 प्लस 6 13 प्लस 4 17, ये हो जाएगा, ये हो गया 3 इंटू 6 1800। नेक्स्ट वन 5100 इंटू 3 सॉरी 4 डिवाइडेड बाई 17, ये हो गया 1200। देखो 500 100 आ रहा है, 1200 18 3000 प्लस ये 2100 कितना आ जाएगा, 5100। ओके क्लियर। फिर से बोल रहा हूं, if in question nothing is mentioned, indirect expenses will be distributed on the value of direct labor, not in the value of direct expenses. Is that clear? तब ये डालो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके कुछ नहीं दिया है, कितना हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2100। अभी देखो क्वेश्चन में इधर क्या डालना पड़ेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट पता है हमको, कुछ प्रॉफिट नहीं दिया। सेल कितना लिखा है कुछ पता है, नहीं, छोड़ दो बाद में करेंगे। प्रोसेस वाई को आते हैं, क्या लिखा है, टू डायरेक्ट मटेरियल कितना यूनिट है, कुछ बताया, कुछ नहीं बताया। इधर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, टू डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखा है वाई का 9000, क्वांटिटी में कुछ नहीं। डायरेक्ट लेबर कितना लिखा है वाई का 6000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लिखा है 5000, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 1800। और कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। प्रोसेस जेड में चलते हैं, वही टू डायरेक्ट मटेरियल। तुम बोलोगे सर इधर क्यों छोड़े, मैंने एक चीज बताया था भाई, ओपनिंग स्टॉक। बी का तो कुछ ओपनिंग स्टॉक नहीं बताया, कैसे आएगा हम लोग 1 मिनट में डिस्कशन करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है 7000, डायरेक्ट लेबर 4000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3000, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है आया था 1200। मेरा क्वेश्चन में इतना डाटा दिया है, क्वेश्चन में पहले जो जो डाटा दिया उसको कंप्लीट करो। मैं किसको गलत नहीं बोल रहा हूं, बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, प्रोसेस एक्स को खत्म करके फिर ये सब टोटल मारते हैं फिर इधर आते हैं। भाई ये गलती मत करो, पहले जितना क्वेश्चन में डाटा दिया है उसको खत्म करो, फिर प्रोसेस वन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो कैसे कंप्लीट करवाते हैं। टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ है, देखो ये हो गया 15 प्लस 4 19, 19 plus 7 26, 26 plus 2 28,100। okay 15 plus 7 22, 22 plus 4 26 plus 1 28,100। कितना यूनिट का रॉ मटेरियल है 100। मतलब प्रोसेस वन में मेरा 100 यूनिट बना है, फाइनल नहीं हुआ, वो कहां जाएगा, प्रोसेस बी को जाएगा। प्रोसेस वन से 100 यूनिट का मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस है, उसका कॉस्ट कितना है टोटल 28,800। मैं इधर क्या लिखूंगा, बाय प्रोसेस बी, प्रोसेस वाई। तो ये बोल रहा है प्रोसेस एक्स में 100 यूनिट बन गया जिसका प्राइस है 28,100, तभी ये मेरा किधर आएगा, प्रोसेस बी का आएगा। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, बाय प्रोसेस वाई, क्वांटिटी में लिख दिया 100 यूनिट। ये भी बैलेंस करना पड़ेगा आप लोग का, 100 क्वांटिटी में लिख लिया 100,
प्राइस कितना हो गया 28,100, बैलेंस करवाओ 100 20,100, समझ में आ गया? क्लियर दिस वन? 100 यूनिट 20,000। अब भी जो प्रोसेस वाई में आ रहा है तो इसका एंट्री क्या हो गया रे, प्रोसेस एक्स टू प्रोसेस वाई। प्रोसेस वाई में क्या लिखेंगे रे हम, प्रोसेस वाई में जब बाई लिखा है, सॉरी एंट्री क्या होगा, प्रोसेस वाई टू प्रोसेस एक्स, इसीलिए प्रोसेस एक्स में हम लिखे बाय प्रोसेस वाई, तो प्रोसेस वाई में क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस एक्स। मतलब प्रोसेस एक्स में से क्या आ रहा है, 100 यूनिट का रॉ मटेरियल आ रहा है, 100 यूनिट का वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है, जिसका प्राइस कितना है 28,100। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कैलकुलेटर किधर आया 21,100, तो तभी ये कहां आएगा, देखो टोटल कितना हो गया, अभी मिला दो, आउटपुट कितना है वही 100 यूनिट, ये इसको मिलाओ, फिर ये आएगा, किधर जाएगा ये, टू प्रोसेस सी में जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर देखो प्रोसेस सी में क्या आ रहा है 28,800, सॉरी 28,100 प्लस 9,000 प्लस 6,000, 15 प्लस 5 20,000 प्लस 20,000 प्लस ये हो गया 1,800, कितना गया 49,900। टू प्रोसेस ये कितना आएगा 100 यूनिट 49,900। मतलब ये बोल रहा है कि जब प्रोसेस यू से प्रोडक्ट निकला 100 यूनिट, उसका कॉस्ट था 28,800। जब ये प्रोसेस बी में आया उधर एक्स्ट्रा कुछ खर्चा हुआ, अभी प्रोसेस बी में एक आउटपुट का कॉस्ट कितना है 49,900 टोटल 100 यूनिट का। अभी इधर ला दो टू, सॉरी सी लिख लेना, इधर प्रोसेस क्या है रे जेड, इधर क्या आएगा टू प्रोसेस जेड को कहां से आ रहा है वाई से आ रहा है, टू प्रोसेस वाई, मतलब एक्स का प्रोडक्ट वाई से आया, इधर आया वाई को, वाई का प्रोडक्ट जेड में आएगा। ओके देखो टोटल करो कितना आया, वही 100 यूनिट 49,900। देखो 49,900 प्लस ये हो गया 7, 7 प्लस 3 हो गया 10, 10 प्लस 4 14, 15,200। कितना आ रहा है 65,100। यूनिट कितना है वही 100। अब भी देखो फाइनल प्रोडक्ट जेड में प्राइस कितना है, कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा चीज ये लिखो टू। तुम बोलोगे सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है भाई, ये तो मेरा लास्ट प्रोसेस है, तो अभी मैं क्या बोलूं टू फाइनल प्रोडक्ट कितना यूनिट है 100 यूनिट, प्राइस हो गया 65,100, बैलेंसिंग करवा दो 100 65,100। ओके क्लियर, फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में x का ये था, इधर x में डाल दिया, y का खर्चा था y में डाल दिया, z का खर्चा था z में डाल दिया। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है? तभी x का खर्चा कितना हुआ है, इतना हुआ है 100 यूनिट। जब x प्रोडक्शन हुआ उसमें टोटल खर्चा हुआ 28,100, वो फिर से किधर आया y में आया, y में कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, फिर ये कहां आ गया z में आ गया, फिर z में कुछ खर्चा हुआ, तब भी क्या बोलेंगे फाइनल प्रोडक्ट। इसमें एक चीज आपको करना पड़ेगा कि भाई 100 यूनिट का कॉस्ट है 65,100, एक यूनिट का खर्च क्या होगा, इधर लिख दोगे 100 यूनिट एट द रेट 65.1 रुपीस। एक एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है 65 रुपीस 1 यूनिट, तब भी नहीं रे 651, सॉरी 100 यूनिट का कॉस्ट 65100, तो एक यूनिट का कॉस्ट क्या आएगा 651। जब रॉ मटेरियल इंक्लूड हुआ था एक यूनिट में 150 का रॉ मटेरियल इंक्लूड हुआ था, तभी फिर से यहाँ 28 का 281 का इंक्लूड हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ के वे फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है 651। अभी इधर देखो कितना कॉस्ट होगा 499। मतलब एक प्रोडक्ट का प्रोसेस वाई में एक प्रोडक्ट का खर्चा कितना हुआ है 499, प्रोसेस ए में कितना खर्चा हुआ था 281। मतलब ये बोल रहा है कि अगर प्रोसेस एक्स का एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा 281, प्रोसेस वाई का एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा 499, प्रोसेस सी का कॉस्ट कितना होगा 651। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर
हम तो फाइनल प्रोडक्ट में ही बेचेंगे ना प्रोडक्ट को, हमको किधर बेचना पड़ेगा, फाइनल प्रोडक्ट में बेचना पड़ेगा। ये फालतू इधर 281 क्यों निकाले, इधर 499 क्यों निकाले, इधर फिर 651 क्यों निकाले, हम डायरेक्ट 651 निकालने से नहीं होगा डायरेक्ट कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके, क्योंकि भाई नहीं होगा। क्योंकि देखो सोचो प्रोसेस एक्स में, सोच लो मैं एग्जांपल लेता हूं, इधर जो प्रोसेस एक्स में निकलता है शुगर केन जूस, सोच लो 100 kg और 100 ml का शुगर केन जूस निकलता है। फिर जब मैं यहां आऊं, इधर मेरा निकलता है सोच लो इम्प्योर शुगर, मतलब थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ इम्प्योर सिस्टम है, उसमें प्रोसेस वाई से निकलता है। प्रोसेस जेड से सुन आउटपुट निकलता है, उसका है प्योर शुगर। मतलब ऐसा भी आदमी है भाई, किसको तो शुगर केन जूस ही चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, कोई कोई आदमी आएगा तुमको बोलेगा कि भाई शुगर केन जूस मुझे चाहिए, तभी तुम शुगर केन जूस बेचने के लिए एक यूनिट को 280 रुपीस लगाओगे। समझो, अच्छे से समझो, 1 लीटर या 1 kg शुगर केन जूस, थोड़ा सा डिफरेंट नाम हो रहा है, फिर यही एग्जांपल में आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखो प्रोसेस ए में मैंने इधर क्या डाला रे, शुगर डाला, प्रोसेस मेरा जो एक्स में इधर शुगर डाल दिया, आउटपुट जब निकला शुगर केन जूस निकला, शुगर केन जूस को लाके मैं इधर डाला, फिर आउटपुट क्या निकला, इम्प्योर शुगर निकला, फिर इम्प्योर शुगर को इधर डाला, फिर यहाँ क्या निकला, प्योर शुगर निकला। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कोई किसको भाई तो शुगर केन जूस चाहिए, तभी मैं 1 लीटर को इसको कितना लगाऊंगा, 281 लगाऊंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब भी किसको इम्प्योर शुगर चाहिए, उसको 1 किलो के लिए 499 लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? जब जिसको फाइनल ये चाहिए, तभी इसको क्या लगाऊंगा, 651 लगाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना पड़ेगा। इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, आफ्टर प्रोसेस कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, इट मे बी सोल्ड टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर कभी किसको ये वाला चाहिए, किसको ये वाला चाहिए, किसको ये वाला चाहिए, मतलब किसको शुगर कैन जूस चाहिए, किसको इम्प्योर शुगर चाहिए। जब होटल वाले लेते हैं उसको प्योर इम्प्योर में मतलब नहीं होता, टेस्ट होना चाहिए, ये इम्प्योर शुगर ले लेंगे, नॉर्मल सा क्या लेंगे, शुगर जूस लेंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि भाई each and every output unit is having separate customer। अगर इसका कस्टमर होगा तो इसको मैं 281 चार्ज करूंगा, इसका कस्टमर होगा 499 चार्ज करवाऊंगा, इसका कस्टमर होगा 651 चार्ज कराऊंगा। दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? इसका प्रॉब्लम आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक अच्छा सा प्रॉब्लम करवाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड। नॉर्मल लॉस कैसे होता है, एबनॉर्मल, हाँ मैं एक वर्ड यूज किया था, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन को जनरली हम ग्रेजुएशन जब पढ़ते तभी बोल देते हैं भाई एबनॉर्मल गेन, पर जब हम प्रोफेशनल लेवल बोलेंगे एग्जामिनेशन, एबनॉर्मल गेन कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि एबनॉर्मल गेन कभी नहीं होता है भाई। ये किसको हम क्या बोलेंगे, एक न्यू वर्ड इज देयर, एबनॉर्मल इफेक्टिव। मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसके ऊपर 1 घंटा का चर्चा करवाऊंगा, क्यों आता है ये, कैसे आता है, नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, क्यों हम अब लोग एबनॉर्मल गेन नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके ऊपर हम 1 घंटा अच्छे से चर्चा करवाएंगे। ओके, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड एंड योर प्रोसेस कॉस्टिंग फर्स्ट क्लास विल बी कंप्लीटेड। ओके, समझ में आ रहा है? मैं नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में एक लॉस का प्रॉब्लम रखूंगा, नॉर्मल लॉस का, फिर एबनॉर्मल लॉस का रखूंगा, फिर गेन का रखूंगा। 2-3 प्रॉब्लम, 2 और 3 नेक्स्ट क्लास लगेगा, 3 लगेगा, फिर आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन का कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर प्रोफेशनल में हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, और क्या है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, फिर बाई प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या क्या है। नेक्स्ट क्लास सब भी पढ़ो भाई, तुम्हारा भी है, ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ना है अच्छे से पढ़ो। ओके, क्लियर? अभी इतना तक खत्म करो, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।